તો રાજસ્થાનને ઘણી નજીકથી જાણો છો, શું લાગી રહ્યું છે રાજસ્થાનમાં મોટો फटको? देखिए सर, चुनाव की घोषणा के 1-2 महीने पहले तक जो स्थिति गुजरात में थी कि गुजरात की सभी 26 सीट भाजपा के खाते में जाती नज़र आ रही थी, ठीक उसी तरह राजस्थान में भी सभी 26 सीट तीसरी बार बीजेपी के खाते में जाते नज़र आ रही थी। लेकिन गुजरात में जब राजपूत आंदोलन शुरू हुआ और वो धीरे धीरे राजस्थान तक भी पहुंचा और गांव-गांव में राजपूत समाज ही नहीं दूसरे समाज के लोगों ने भी उनके साथ साथ बीजेपी के साथ नाराज़गी जताई और वोट नहीं देने तक की इन्होंने शपथ ली। चुनाव से पहले जो हम लोग देख रहे थे कि बीजेपी पूरा एक तरफा चुनावी माहौल था बीजेपी के पक्ष में, राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, विकसित भारत और सुरक्षित भारत का मुद्दा हो, इन मुद्दों के आगे आम आदमी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को भुला दिया था। लेकिन जब धीरे धीरे इस तरीके का माहौल बना के कांग्रेस ने संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण की बात की तो एक परसेप्शन इस तरह से बदला कि बीजेपी को अपने पिच से निकल करके कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही थी उनका जवाब देना पड़ा और ये दूसरे चरण से ही शुरू हुआ जो 7वें चरण तक चला। यहाँ तक कि जो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे थे उन सबको भूल करके कई राज्यों में लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। मंगलसूत्र की बात आई, मटन तक की बात आई, मुजरा तक की बात आ गई। तो यहाँ तक कि जब खाने पीने की, पहनने की बातें भी इस चुनाव में आई तो हर एक स्टेट के लिए बीजेपी ने एक अलग स्ट्रेटेजी तैयार की थी। राष्ट्रीय मुद्दे उनके राम मंदिर हो, धारा 370, आतंकवाद मुक्त सुरक्षित भारत की बातें थी, विकसित भारत की बात थी। लेकिन जब चुनाव एक एक चरण के साथ साथ आगे बढ़ता गया त्यों तो बीजेपी को अपने मूल मुद्दे और जो अपना चुनावी एजेंडा था उसको छोड़ करके दूसरे पिच पे आना पड़ा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि खुद प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी कि संविधान को तो अब खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी आके नहीं बदल सकते, आरक्षण कोई नहीं बदल सकता। तो ये चीज़ें निश्चित तौर पे कहते हैं कि चुनाव हुआ और मुद्दों पे चुनाव हुआ। अब रही बात सीटें कितनी आएगी, वो आप भी कह रहे हैं कि भाई गुजरात के 26 सीट निकाल सकती है, लेकिन 6 से 7 सीट पे हमें लगा चुनाव हुआ। जो भी प्रत्याशी थे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा